हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वैश्वीकरण। तो हम लोग वैश्वीकरण चैप्टर के लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और खाली जगह भरने वाले प्रश्नों का भी उत्तर करेंगे। बाकी के चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के जो चैप्टर्स हैं उनका क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या आपको यहाँ आई बटन पे लिंक दिया हुआ रहेगा। आप यहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को अच्छे तरीके से समझाते हुए आपको सोल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को जो भी मन में डाउट होता है या आप लोगों को और भी कोई सब्जेक्ट के चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, तो हम आगे आने वाले वीडियो में उनको भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें आपसे पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है उनमें कौन कौन चीजों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क में कहता उदारीकरण को, ऑप्शन ख में निजीकरण को, ऑप्शन ग में वैश्वीकरण को और ऑप्शन घ में उपयुक्त सभी को। तो देखिए नई आर्थिक नीति की जब शुरुआत करी गई थी तो इन चीजों को सम्मिलित किया गया था, तो यानी तीनों चीज इसमें सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन घ आपका राइट हो जाएगा। आप लोगों को पता भी होगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत क्यों करी गई थी, इसके पीछे का वजह क्या था। तो इन चीजों को आप पढ़े हैं तो आप इजिली इनको सोल्व कर पाएंगे। अन्यथा आपके बुक में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिनके पास बुक नहीं है और पूरा चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो इन चीजों से वो समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन क में कहता है 1, ऑप्शन ख में 2, ऑप्शन ग में 5 और ऑप्शन घ में 4। तो वैश्वीकरण के कुल कितने मुख्य अंग हैं, तो ये आपका ऑप्शन ग हो जाएगा, 5 अंग है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये 5 अंग है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है। बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है एक वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है और अपने वस्तुओं को वो बेचता है। तो ऐसे कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फोर्ड मोटर्स जो है इसका हम लोग अपने कंट्री में भी इस्तेमाल करते हैं और भी जगह इसका जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल करते हैं। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग के सभी लोग फोन इस्तेमाल इंडिया में भी हो रहा है और अदर कंट्री में भी हो रहा है। कोका कोला की बात करें तो वही चीज है। तो इन सभी चीजों से ऐसा लगता है कि ऐसे कंपनी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो इन प्रश्नों में इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका घ हो जाएगा, यानी इनमें सभी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में कहता है यानी क में कहता है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक लगाना। ऑप्शन ख में कहता है कि व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ऑप्शन ग में कहता है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है कि वो जो व्यापार है, पूंजी है, जो तकनीक हस्तांतरण है, सूचना प्रवाह द्वारा देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना, यानी मिला जुला के उसको आगे बढ़ाना होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन ख हो जाएगा, 4 नंबर का। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का जिसमें आपसे पूछा गया है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। तो ध्यान रखना जो थम्स अप हम लोग पीते हैं, थम्स अप जो हम लोग पीते हैं ब्लैक वाला जो होता है थम्स अप, तो ये पहले क्या था, थम्स अप। ठीक है, तो ये जो थम्स अप था ये पार्ले का, जो जिसका हम लोग पार्ले जी खाते हैं ना उसका था। पार्ले जी जो बिस्कुट है तो वो उसका ब्रांड था, लेकिन अब ये कोको कोला के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत आ गया है, कोको कोला के अंतर्गत। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी ने क्या किया है, कोका कोला ब्रांड ने इसे खरीद लिया, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को। तो ध्यान रखना। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आगे जो है वो आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला, खाली जगह को भरने वाला है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था का खाली जगह अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो अभी आपने देखा था कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना है, तो यहाँ पे आपको विश्व भर देना है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से खाली जगह को बढ़ावा मिलता है। तो इन सभी चीजों से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे वैश्वीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जिसमें कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में खाली जगह भूमिका निभा रही हैं। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रही हैं, या आप लिख सकते हैं कि मुख्य भूमिका निभा रही है, तो आप मुख्य यहाँ पे भर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को खाली जगह करते हैं। तो जो विदेशी व्यापार है वो विश्व के देशों के बाजारों को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, विश्व के देशों के बाजारों से जोड़ने का काम करता है विदेशी व्यापार। WTO जिसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है WTO का फुल फॉर्म क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो WTO की जो स्थापना करी गई थी वो कब करी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। तो आप यहाँ पे 1995 भर लेंगे। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव और खाली जगह भरने वाला प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं लघुतरीय प्रश्न पे। देखिए, लघुतरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब आपको समझाना है। देखिए, हमने लिखा है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। क्यों एकीकरण किया जाता है, क्योंकि जो वस्तु और सेवा है, उन वस्तु सेवा है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, पूंजी है, श्रम या मानवीय जो पूंजी, उनका निर्बाध प्रवाह हो सके बिना किसी रोक टोक के, एक दूसरे से मतलब व्यापार को किया जा सके, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर सके। तो इन चीजों को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसको कहते हैं। तो हमने ऊपर भी आपको समझाया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होता है। ठीक है, यहाँ भी हमने वही चीज लिखा है कि वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है। उत्पादन पर नियंत्रण करने का मतलब उसका प्रोडक्ट का लोगो कोई दूसरा कोई नहीं लगा सकता है। स्वामित्व का मतलब उसका खुद पर उस पर अधिकार होता है। तो इन चीजों को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप टाटा मोटर्स को देख सकते हैं, फोर्ड्स मोटर्स को देख सकते हैं, सैमसंग को देख सकते हैं, कोका कोला को देख सकते हैं, और ऐसे और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। वीडियो पॉज करके नोट भी कर लीजिए अगर आपको नोट करने की जरूरत पड़ रही है तो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर जान लेते हैं। देखिए, उत्तर में हमने लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आपसे पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना होता है। उदार का मतलब होता है उसको इजी वे में उपलब्ध कराना, या जो अनावश्यक प्रतिबंध है, अनावश्यक जो रोक टोक है, उसको वो हटाने का कार्य विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो इस संगठन की जो स्थापना हुई है वो 1995 में करी गई है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कब करी गई है, क्यों करी गई है। इसका उद्देश्य जो है वो व्यापार को इजी बनाना, अच्छे से डेवलप करना। तो ये विश्व व्यापार संगठन का कार्य होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और आपको इस तरीके से क्वेश्चन को लिखना, क्वेश्चन का आंसर को लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए, 4 कहता है क्वेश्चन में कि भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, भारत में जो 1991 में आर्थिक सुधार किए गए थे, इनके पीछे का लॉजिक अगर आप समझना चाहें तो आप अपने बुक को पढ़िए, और नहीं तो हम आगे आने वाले वीडियो में जब इस चैप्टर को अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो वहां पे हम आपको समझाएंगे कि जो ये आर्थिक सुधार 1991 में हुआ था, इसके पीछे का रीजन क्या था कि जो अपना कंट्री था वो बहुत अर्थव्यवस्था में पीछे चला जा रहा था। यानी इतना स्थिति खराब हो चुका था कि अपने देश के सोना को किसी दूसरे देश में गिरवी के रूप में रखा जा रहा था। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए नई आर्थिक नीति को लाया गया था, और जो लाया गया था वो 1991 में, फिर आगे चल के इसकी और भी डेवलप करी गई, और इस तरीके से आगे चल के 1995 में विश्व व्यापार संगठन को भी स्थापना करा गया। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो
तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि भारत सरकार अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से 1991 में नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार नियम को प्रतिपादित किया था, जिसमें कार्य कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। यानी क्यों किया गया, इसके पीछे का रीजन यह था कि जो हमारे यहाँ कार्य कुशलता है, उत्पादकता है, लाभ हम लोगों को प्राप्त होगा और जो प्रतियोगिता है, इन सभी की शक्ति को वृद्धि करना है, बढ़ाना है, ताकि कोई भी चीजों को अच्छे से डेवलप किया जा सके। यहाँ पे स्तरों कर लेंगे और यहाँ पे रखा गया लक्ष्य को लक्ष्याल लिखा गया है, तो ध्यान रखेंगे लक्ष्य लिख लेंगे। ठीक है, लक्ष्य रखा गया। तो आप इस तरीके से प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि उदारीकरण को परिभाषित करिए, यानी उदारीकरण कहते किसको है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों या प्रतिबंधों को हटाना होता है, उसी को हम लोग उदारीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो लाइसेंस है, परमिट है, आपने सुना होगा कि बहुत ऐसी चीजें जिसको बेचने की परमिट सरकार नहीं देती है, तो इन चीजों को हटाने का काम उदारीकरण के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए निजीकरण का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि निजी का मतलब खुद का, ठीक है, निजी का खुद का, या आप कह सकते हैं अपना। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उसका प्रबंध करना है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जैसे आपने नाम सुना होगा पार्ले जी या पार्ले कंपनी, ठीक है, तो पार्ले कंपनी में, पार्ले जो कंपनी है, पार्ले कंपनी में एक किसी खास व्यक्ति का है पार्ले कंपनी, इसमें कोई खास व्यक्ति का अधिकार है, इसमें और कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता है, तो इसी चीज को हम लोग निजीकरण कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले वहां जो प्रभाव पड़ता है वो ये पड़ता है कि वहां की आधारिक संरचना क्या है, वहां कौन कौन सी चीजों की उपलब्धता है, वहां कौन कौन सी चीज अच्छे समय अच्छे तरीकों से मिल सकती है, सस्ती मिल सकती है। वहां पे अगर हम जो उत्पादन करेंगे तो वहां से वस्तुओं को माल ढुलाई में कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है और यही चीज बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती भी हैं। तो चलिए देखिए उत्तर में हमने लिखा है आधारभूत संरचना। इसका मतलब क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वहां इकाई लगाना चाहेगी जहां का आधारभूत संरचना जैसे कि बिजली हो, परिवहन हो, बाजार हो, वो अच्छी व्यवस्थाएं रखती हूँ। ठीक है, तो उनके वहीं पे बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना निवेश करेगी या अपना वहां पे उत्पादन क्षेत्र को या उत्पादन करने की पद्धति को विकसित करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद है कच्चा माल में उपलब्धता। तो कच्चा माल क्या होता है, कच्चा माल कहने का मतलब जैसे आप बना रहे हैं कागज, तो कागज बनाने के लिए बांस की जरूरत होती है और भी चीजों की जरूरत होती है, तो वहां आसानी से मिल जाए, मजदूर भी यहाँ आसानी से और सस्ते में मिल जाए। तो इन चीजों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां ध्यान रखती हैं, ये भी हमने यहाँ पे लिखा है। थर्ड में हमने लिखा है कि सस्ते श्रमिक की उपलब्धता। सस्ते श्रमिक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जहां पे मतलब कम पैसा में श्रम मिल जाए। तो इन चीजों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो ज्यादा दिलचस्प होती है और इन बातों से उन पर प्रभाव भी पड़ती है। इस तरीके से आपको लिखना था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहता है कि वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव को बताइए। तो देखिए वैश्वीकरण का बिहार पर 2 तरीके से प्रभाव पड़ा है, एक तो आपका सकारात्मक पड़ा है और एक नकारात्मक पड़ा है। अब दोनों चीजों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले सकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं। आपके बुक में सकारात्मक बहुत चीजों को दिया है, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही लेंगे क्योंकि सारे को अगर दिखाएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम 3 को भी लिखकर दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो जैसे ही वैश्वीकरण हुआ तो बिहार की जो कृषि है आप लोगों को पता ही है, ये मानसून पर आधारित है। किस चीज पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। तो मानसून पर आधारित होने के कारण कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है कि वर्षा कम होता है, बारिश नहीं होता, सुखाड़ होता है, और कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि बारिश ज्यादा हो जाने की वजह से फसल बर्बाद भी हो जाते हैं।
तो कृषि के उत्पाद में गिरावट आ जाती है। लेकिन फिर भी बिहार सरकार या हमारे सेंट्रल सरकार ऐसा दावा करती है कि कोई भी खदान फसलों की आवश्यकता की कमी नहीं होगी, उसकी पूर्ण भरपाई की जा सकेगी। तो ये क्या है, वैश्वीकरण के कारण ही इस चीजों को संभव हो सका है। वो दूसरे देश से, वो दूसरे कंट्री से अपने यहाँ आयात कर लेगी जो निर्यात करती है। तो इन चीजों को वैश्वीकरण के माध्यम से ही इसको सुधारा गया, ये सकारात्मक प्रभाव। उसके बाद सेकंड में हमने लिखा है कि निर्यातों में वृद्धि। इसका मतलब क्या है, तो आप जानते हैं कि बिहार में अनेक चीज, फल वगैरह, सब्जी वगैरह, वस्तु वगैरह किसी दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं यानी भेजे जाते हैं। तो देखिए हमने लिखा भी है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार से किए गए निर्यातों में वृद्धि हुई है। इन निर्यातों में कुछ खाद्य पदार्थ हैं, कुछ व्यवसायिक फसल हैं और कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। तो इन चीजों का निर्यात किया जाता है। फलों के निर्यात की बात करें तो बिहार का जो लीची है वो अन्य कंट्री में भी भेजा जाता है, अन्य क्षेत्रों में भी भेजा जाता है। आम हो गया, मखाना हो गया, तो इन चीजों के लिए बिहार प्रसिद्ध है, जिसमें वैश्वीकरण जैसे पद्धति आया तो इसमें और भी वृद्धि हो गई है। तो ध्यान रखना इस चीजों को। थर्ड में हमने लिखा है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। तो रोजगार के क्षेत्र में कैसे वृद्धि हुई है, देखिए हमने लिखा भी है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए विदेशों तथा देश के अन्य भागों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। और बिहार के बहुत ऐसे लोग हैं जो अमेरिका, रूस और भी बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे वैज्ञानिक के रूप में या किसी भी शिक्षण के क्षेत्र में वहां पे वो कार्यरत है। तो इस तरीके से रोजगार के अवसर में भी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ। तो देखिए हमने लिखा है फर्स्ट में, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा। उपेक्षा के मतलब इसकी तुलना करी गई है। कैसे, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे काफी कम हैं। राज्य में कृषि पर किया गया निवेश संतोषजनक नहीं है, यानी अगर हम कृषि पर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पे जो कृषि है वो मानसून आधारित है, कभी बारिश होता है कभी बारिश नहीं होती है। तो इन सभी वजहों से यहाँ पे जो कृषि पर लगाया गया जो निवेश है वो संतोषजनक नहीं है। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना काफी कम है, लेकिन इन उद्योगों में वैश्वीकरण के पश्चात जितनी निवेश होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ध्यान रखेंगे, यहाँ कृषि आधारित जो उद्योग है उसकी संभावना है, यहाँ पे आप कृषि रिलेटेड कोई भी उद्योग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वैश्वीकरण हो जाने के बाद यहाँ पे उस तरीके का निवेश नहीं हुआ है। तो ये नकारात्मक प्रभाव है बिहार के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव। अब कैसे विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे तो कम है ही, यहाँ पे लघु और जो कुटीर उद्योग है वो बहुत ज्यादा है। लघु एवं कुटीर उद्योग का मतलब होता है जो हाथ से या छोटे मोटे जो उद्योग हैं वो विकसित करना। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण छोटे पैमाने के उद्योग जैसे कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। क्यों खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी की होती हैं और बहुत ही कम दामों पे मिल जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप जब चाइनीज एलईडी खरीदते हैं, चाइनीज बॉल खरीदते हैं तो वो सस्ते दामों में मिल जाता है, लेकिन अगर वही स्वदेशी एवरीडी के आप लीजिए तो ज्यादा महंगा मिल पाता है। तो इन चीजों में आप देख सकते हैं कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा है, ध्यान रखना इस चीजों को। अब आते हैं हम आगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश। अब यहाँ पे आधारभूत संरचना का मतलब क्या है, तो यहाँ की जो आधारभूत संरचना जैसे बिजली, हॉस्पिटल, इन चीजों का है, तो यहाँ पे अच्छे से विकास नहीं हुआ है, उतना निवेश नहीं किया गया है जितना कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश के अन्य राज्यों में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छा सड़क नहीं मिल पाएगा, बिजली नहीं मिल पाएगा, विश्व स्तरीय होटल नहीं है, फिर हवाई अड्डा की भी कमी है। तो इन सभी चीजों से बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, तो आपको ऐसे लिख लेना है। अब हम आते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। तो देखिए हमने लिखा है कि वैश्वीकरण के समर्थक भारत में
वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। इसका मतलब है कि वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा, जिसमें भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी विदेशी हमारे यहाँ यानी अपने कंट्री इंडिया में क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट को लेकर, कोई भी कंपनी को लेकर, कोई भी उद्योग को लेकर। तो जैसे ही वो हम अपने यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो हमारे सरकार को क्या होगा, उससे पूंजी प्राप्त होगा, उससे वो टैक्स वसूल करेगा, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। क्या कहने का मतलब ये। फिर उसके बाद हमने सेकंड में लिखा है कि नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक होगा। जैसे कोई भी कंट्री के उद्योग अगर अपने यहाँ आता है, कोई भी कंपनी अपने यहाँ आता है यानी अपने इंडिया में आता है, तो वो नई तकनीक को विकसित करेगा और उन चीजों को देखकर अपने यहाँ भी हम लोग स्वदेशी चीजों को भी निर्मित कर सकेंगे। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता प्रदान करता है। अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, यानी वैश्वीकरण भारत जैसे विकसित, यहाँ पे विकसित छूट गया भाई, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, विकसित देशों को अच्छी अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तुओं को सापेक्षतः कम कीमत पर प्राप्त करने योग्य बनाता है। तो ये चीज को आप खुद से भी लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीज बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। फिर मानवीय पूंजी की क्षमता का भी विकास हुआ है। मानवीय पूंजी कहने का मतलब हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था धीरे धीरे अच्छी हो रही है और इससे मानवीय विकास है उसको जो बढ़ावा मिल रहा है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण पर आम आदमी पर पड़े प्रभाव के बारे में बताइए, चर्चा कीजिए। देखिए हमने लिखा है कि वैश्वीकरण से आम लोगों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ चुका है, बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है। कैसे, तो समझते हैं इन चीजों को। तो हमने लिखा है कि वैश्वीकरण के कारण आधुनिक षड्यंत्रों से मशीनी उत्पादन को बढ़ावा मिला है, यानी अब हम लोग जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं वो मशीनों के द्वारा कर रहे हैं। जब मशीनों के द्वारा कर रहे हैं तो आदमी की तो यहाँ पे काम कोई रहा ही नहीं। जब आदमी का काम रहा ही नहीं तो लोगों के बीच बेरोजगारी तो आएगा ही। तो यही चीज हमने लिखा है कि वैश्वीकरण के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। अब अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। अब क्या है इसका मतलब, देखिए जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या किसी दूसरे देश की कंपनियां अपने यहाँ आएगी तो वो सस्ता में और अच्छे क्वालिटी की भी जो वस्तु है वो उपलब्ध कराएंगी। तो हमारे यहाँ का जो घर का जो बना हुआ प्रोडक्ट है या जो अपने देसी प्रोडक्ट है उनके बीच प्रतियोगिता तो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग तो सस्ते चीजों को खरीदना पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो जो विदेशी होता है वो महंगे होते हैं। इन सब चीजों से उनमें प्रतियोगिता बढ़ चुकी है। फिर थर्ड में हमने लिखा है कि श्रम संगठन का बुरा प्रभाव। अब इसका मतलब क्या है, तो हमने देखिए लिखा भी है कि बढ़ते आधुनिकीकरण के कारण अब श्रमिकों को सामान्य वेतन एवं सुविधाएं उपलब्ध होने लगी है तथा श्रमिकों की उचित सेवा सुविधाओं को मिलने में भी कठिनाई आने लगी है। यानी जितना लोगों को मजदूरी चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। किसी भी कंपनी में लोग 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बदले में 12,000 या 10,000 रुपया के वेतन दिए जाते हैं कंपनियों में। तो यही चीज यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश करा है कि जैसा मजदूरी है, जैसा काम है वैसा मिल नहीं रहा है। तो ये सभी वैश्वीकरण के कारण ही बढ़ा है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने 4 पॉइंट में लिखा है कि मध्यम एवं छोटे उत्पादकों के बीच कठिनाइयां हुई है। जैसे कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो देश में आने लगी हैं, उससे छोटे और जो मध्यम वर्ग के उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं उनका अस्तित्व खतरा में पड़ गया है। क्यों पड़ा? क्योंकि हमने आपको ऊपर भी समझाया, अभी भी समझा रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ते और अच्छे और मतलब रंग बिरंगी चीजों को वो उत्पादन करती है और वो भी सस्ते कीमत पे। तो इन चीजों की वजह से जो घरेलू हैं, जो देसी हैं, उनको ज्यादा कॉस्ट पड़ता है और वो ज्यादा कीमत पर बेचती हैं, इसलिए उनका उद्योग नहीं चल पाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखने। फिर 5 नंबर में मैंने लिखा है कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का भी संकट बढ़ा है। कैसे? तो बड़े बड़े जो पूंजीपति वर्ग हैं या जो कंपनियां हैं वो अपने कंट्री में, अपने देश में यानी भारत की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे फार्म हाउस बनाने लगे हैं, जिसमें कृषि के क्षेत्र में भी अधिक पूंजी निवेश के द्वारा कम श्रम शक्ति से ही अधिक उत्पादन प्राप्त करने लगे हैं। इस स्थिति में गांव के मध्यम एवं छोटे श्रेणी के जो किसान हैं उनको अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इन चीजों को। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन। तो आगे के क्वेश्चन इसमें है नहीं, आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।